गुलाब ही नहीं, कुछ शख्स भी ऐसे होते हैं जो खुशबू छोड़ जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे अतिथि हैं रेमिनिसिंग के इस एपिसोड में। ये एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर है, राइटर है, प्रोड्यूसर है, कॉमेडियन है, या यूं कहो कि अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है। इनका नाम है विनय पाठक। Known for his mischief and nervous energy, he is one of the finest actors who has rocked in every role, from his cameos to his lead roles in movies like Bheja Fry. तो कुछ आज वो बातें करेंगे जैसा हम इन्हें पर्दे पर देखते हैं, और कुछ बातें जो पर्दे के पीछे वाली होगी। In between the back of this, let's know Vinay ji a little more in this candid conversation. तो चलिए स्वागत करते हैं भेजा फ्राई के भारत भूषण विनय पाठक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यायावर पे बुलाने के लिए और इतना महान इंट्रोडक्शन देने के लिए। भारत भूषण जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी से मेरी तुलना करने के लिए थैंक यू सो मच नुपुर जी, थैंक यू। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला, और इंट्रोडक्शन बहुत आपकी दे नहीं सकते क्योंकि तभी तो बोला कि आप अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। विनय जी, आप धनबाद से हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ? जी, वहाँ पे मतलब हूँ मैं रहने वाला बिहार का, लेकिन मेरा बचपन धनबाद में गुजरा है। जिंदगी के शुरुआती दिन आप कहते हैं ना होश संभाला तो धनबाद ही नजर आया मुझे। तो धनबाद, हाँ, मैं काफी साल धनबाद में रहा, फिर बाहर निकला पढ़ाई का। तो धनबाद में जनरली धनबाद की अगर हम बात करते हैं तो इट इज नोन फॉर कोल माइंस, या हम कह सकते हैं माफिया। यस, धनबाद में है। और आपके पिताजी एक अमिताभ बच्चन जैसे जंजीर में जो रील रोल किया था, आपके पिताजी वैसे रियल लाइफ में थे, जो मैंने सुना है कि बहुत ही सख्त पुलिस ऑफिसर इन एवरी सेंस। बहुत ही ईमानदार, बचपन बताएं पिताजी के साथ। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही पढ़े लिखे। He was one of the first intellectual that I met in my life. हम लोग गांव के रहने वाले हैं, भोजपुर की पैदाइश है मेरी, और मेरे पिताजी की भी पैदाइश, उनकी भी परवरिश भोजपुर में हुई। लेकिन फिर पढ़ाई करने के बाद गांव से ही स्कूल में पढ़े, फिर पढ़ाई करने के बाद ही उन्होंने खुद को एजुकेट किया बहुत ज्यादा। और देहात से आके उन्होंने खुद को अंग्रेजी सिखाई उन्होंने। और ऐसा कोई विषय नहीं था, ऐसा कोई साहित्य की कृति नहीं थी जिसका मैं डिस्कशन या डिबेट अपने पिताजी के साथ नहीं कर सकता। He knew, yeah, he was such a well-read man, and I wouldn't say he was a well-traveled man because he wasn't. वो अपनी जिंदगी में वो बिहार से ज्यादा बाहर निकले ही नहीं। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा खानदान, और सबसे बड़े थे वो, so he was the patriarchal head, naturally. लेकिन उन्होंने किताबों के जरिए बहुत दुनिया देखी, और उनका जो ज्ञान था, क्योंकि पुलिस में थे तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किताबी ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान भी था। He was such an evolved police officer, I should say, first, because he used to say that he was committed to the law and order and the services to the people. I lost him in 2014, बट मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे छोड़ के कभी गए हैं, क्योंकि उनके 80 साल के जीवन में इतना कुछ उन्होंने किया है, इतना कुछ उन्होंने हासिल किया, इतना कुछ उन्होंने सिखाया है हमें कि I'm always surrounded by his thought, his world view, his way of looking at things, his understanding of people, understanding of society, literature, everything. He's such a huge part of who I am.
तो हाँ, मेरे पिताजी का बहुत गहरा प्रभाव है मेरे ऊपर। मतलब मेरा साहित्य से लगाव होना, किताबों से प्रेम होना, नॉवेल्स, वो काल्पनिक दुनिया में विचरना, मैं जब उसका स्रोत खोजने जाता हूँ तो मुझे मेरे पिताजी ही दिखाई देते। तो उस समय ये देखना कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, और आपको एक बड़े शहर में, रांची, मैं उस एरिया को बड़ा अच्छा जानती हूँ क्योंकि मेरा बचपन झुमरी तलैया में निकला है। तो उन्होंने आपको उस वक्त, उस टाइम पे एक बोर्डिंग स्कूल रांची में भेजा। दैट वाज हिज डिसीजन और कोई और वजह थी कि आप शरारती ज्यादा थे? वजह तो बहुत थी, लेकिन फैसला उनका था। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेरे पिताजी का जो जॉब था वो बेचारे एक जगह टिक नहीं पाते थे, क्योंकि इतने सशक्त और इतने गुणी और इतने ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे कि अपने परिवेश से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। तो हमेशा 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में उनका तबादला हो जाता था। ऐसा भी हुआ कि भाई जाके पैरवी लगा के जहां तबादला हुआ, मतलब अभी आज ऑर्डर आया और दूसरे दिन उन्होंने चार्ज दिया और निकल जाते थे। मुझे याद है मेरी माँ कहा करती थी कि इतनी जल्दी क्या है। तो उन्होंने इसमें लिम्बो में बहुत वक्त भी गुजारे हैं। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम 5 भाई बहन हैं और मैं चौथे नंबर पे हूँ। मुझसे छोटी मेरी एक बहन है। तो चूंकि मेरी पढ़ाई अभी शुरू हो रही थी और इस ट्रांसफर से मेरी पढ़ाई पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा। मुझे याद है कि मतलब उन दिनों में किसी का, जैसे कि आपने भी कहा, किसी का बोर्डिंग स्कूल जाना वो भेजा जाना समझा जाता था कि जरूर इसमें कुछ ऐसी बात है कि ये हमसे, हाँ, इसको बोर्डिंग स्कूल भेजो। लेकिन मेरे मामले में वो सजा थी नहीं। मेरे मामले में था कि मुझे एक ऐसी जगह पे पहुंचाया जाए जहां पे मेरी शिक्षा में अड़चन ना। But I think it's one of the best things that my father did for me when I was a kid, to send me to a boarding school, send me out of the comfort zone. मेरी अम्मा अभी भी कहती है कि बोर्डिंग स्कूल भेज के हमने गलती कर दी, क्योंकि इसके बाद मैं एक जगह रुका ही नहीं कि कॉलेज यहाँ से करूंगा तो फिर यूनिवर्सिटी वहां से करूंगा, तो इसके बाद फिर एमबीए वहां से करूंगा, तो ड्रामा स्कूल करूंगा। मतलब इसके बाद जो एक कहते हैं विचारों की स्वतंत्रता आपके व्यक्तित्व में जो घर कर जाती है, और वो मुझे बोर्डिंग स्कूल में विरासत में मिला। आप समझ सकती हैं, where you start to fend for yourself, you start to think for yourself, you start to believe in the power of your own imagination, you start to believe that आपका स्व जो है वो उसका सिग्निफिकेंस है, उसकी अहमियत है। तो मुझे लगता है बोर्डिंग स्कूल वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग। तो जब आप स्कूल में गए, क्या उन दिनों में रैगिंग और बॉयज हॉस्टल, कोई रैगिंग टाइप ऐसी हुई और ऐसे हुआ कि ये पुलिस ऑफिसर का बेटा है, आज तो हम इसको देखते हैं टाइप्स? देखिए, उन दिनों जो स्कूल की रैगिंग होती थी वो एक स्पेसिफिक पीरियड या ड्यूरेशन से नहीं होती। जैसे जितने भी बड़े कॉलेजेस हुए या मेडिकल कॉलेजेस हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुए, उनके यहाँ रैगिंग पीरियड होता था। द फर्स्ट 3 months और द फर्स्ट सेमेस्टर यू आर इन द रैगिंग पीरियड, सो यू वुड बी रैग्ड। तो वो ये रैगिंग जो है ये बहुत ही सिस्टमैटिक भी था कॉलेजेस में। लेकिन स्कूल की रैगिंग जो है वो बहुत दूसरी होती, और हमें ऐसे स्कूल में भेजा गया था जहां पे जाते ही आपका परिचय जो आप लेकर आए हैं उसको, उस कवच को निकाल के स्कूल के गेट के बाहर फेंक दिया जाता था। यहां तक कि आपके नाम को भी डिसुएड करके आपको एक रोल नंबर दिया जाता था। अच्छा। और हम एक दूसरे को नंबर से बुलाते थे।
अच्छा, आपका क्या नंबर था? मतलब हाँ मेरा था 566। तो वहां पे पहुंचते ही होता था कि अजय तुझे पता है जो पुराना 566 था उसका क्या नाम था, उसका नाम हमने गब्बर रखा था। तो मतलब एक जो लिनियज है आपके नंबर की, तो वो आपकी विरासत हो जाती है। अब आप उसको कितना तोड़ते हैं, उस परिचय को आप कितना अपना बनाते हैं। और उन दिनों हम बहुत स्कूल में थे तो हम इसका बहुत माहौल उड़ाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे चूंकि वो चलन था, वो ट्रेडिशन था, तो आदत हो गई थी, तो हम तो किसी का नाम जानते ही नहीं थे। आपको आपके प्रिंसिपल बुला रहे हैं, आपके हाउस मास्टर बुला रहे हैं, आपके दोस्त बुला रहे हैं, आपके क्लास टीचर बुला रहे हैं रोल नंबर से। मतलब ऐसे भी बुलाना हो तो कहते थे 566 कम हियर। इससे मतलब एक इमेज, एक छवि ये भी है कि कैदियों को नंबर से बुलाया जाता है ना? तो वो बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे वो कैदी वाला मसला था नहीं, बिल्कुल वो मसला था। और हम उस समय उन दिनों वो झारखंड नहीं, वो बिहार हुआ करता। हाँ जी। तो आप सोचिए कि हमारे बचपन के इतने उसको कहेंगे कि टेंडर एज में आपका नाम, आपकी जाति, आपका स्टेटस सब खत्म और एक नंबर दे दिया गया आपको। अब इस नंबर से आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपनी अहमियत बनाइए, और by the time you pass out from school you have a life that you have lived and you have left a lineage। मैं इसके बाद भी स्कूल जाता रहा हूं अपने, और वहां पे अभी भी मुझे 566 कह के बुलाया जाता है, क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स में, स्टेज पे, डिबेट्स, इलोक्यूशन, अंत्याक्षरी में मैं बहुत ही सक्रिय था। तो जो लोग ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत सक्रिय होते थे उनका नाम थोड़ा सा प्रचलित हो जाता था, तो लोग जानते थे कि हाँ इनका नाम विनय पाठक है या उनका नाम फलाना है या कुछ है। लेकिन in general the majority of people knew each other by the road। So after finishing your school आप सीधे पहुंच गए इलाहाबाद जी। और यू डिड इलाहाबाद भी मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि फैजाबाद और इलाहाबाद में मैं रही हुई हूँ, तो इसलिए उस एरिया को काफी, गोंडा, फैजाबाद, इलाहाबाद। और नो डाउट इलाहाबाद और फैजाबाद जितना पढ़ाई में अच्छा है उतना नोटोरियस भी है। जी जी। तो जब आपके समय का कॉलेज होता था तो हाउ वाज द फैशन? वो बिल्कुल डॉग कॉलर्स और बटन खुले और बेल बॉटम, एंड हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ? नहीं वो मेरा मिड 80s का था। आप तो डॉग कॉलर की बात कर रही हैं, वो 70s में खत्म हो गया। हाँ ठीक है, 70s, आप मिड 80s में आ जाइए, मेरे एज के, ठीक है। 86 87। जी जी जी। तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, और मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाने की वजह भी थोड़ी सी अनूठी थी, क्योंकि मेरे बैच के सारे लोग सीधा दिल्ली। मैं अपने बैच का आई थिंक देयर वर 3 अदर पीपल, वो भी घूम घाम के पहुंचे वहां पे, लेकिन मैं और मेरा रूममेट था विनोद साहू, अभी भी हमारे रूममेट जैसे ही हैं। तो मैं और विनोद, हमने, और विनोद इलाहाबाद इसलिए है क्योंकि मुझे इलाहाबाद जाना, और मुझे इलाहाबाद इसलिए जाना था कि मैंने 8वीं 9वीं और 10वीं में मैं ऐसा कूद पड़ा साहित्य के सागर में कि मुझे लगा कि इलाहाबाद जैसा शहर तो पूरी दुनिया में नहीं। अब आप समझिए कि इलाहाबाद में आप लें तो आप, अगर आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करती हैं, आप सुमित्रा नंदन पंत की बात करती हैं, आप फिराक गोरखपुरी की बात करती हैं, आप महादेवी वर्मा की बात करती हैं, सारे और ये सब लोग जाने माने, और ये सब लोग इलाहाबाद के जनजीवन से जुड़े थे। तो मतलब आप जा रही है तो कहती है महादेवी वर्मा यहाँ पे प्रिंसिपल हुआ करती थी, यहाँ पे दारागंज में ये यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये जो अखाड़ा है यहाँ पे कुश्ती लड़ा करते थे,
और ये पंत जी का ये यहाँ उधर से आगे जाके वहां पे है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का ये पुश्तैनी मकान वो जीरो रोड चौराहे के आगे पे है। मतलब ऐसी बातें थी और मेरे लिए इट वाज मोर फैसिनेटिंग देन गोइंग टू हॉलीवुड और अ फिल्म, यू नो, आई थिंक that kind of intense intrinsic fascination I had for literature and the writers that I grew up reading. तो मेरे लिए तो एक इकलौता पावन धाम वही था इलाहाबाद, और कोई था ही नहीं। मैंने कहीं, मेरे पिताजी ने कहा कि आप दूसरी जगह अप्लाई तो कर लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा और नहीं जाऊंगा तो भी वहीं जाऊंगा। तो ये बताइए, कॉलेज समय में कुछ बंकिंग शंकिंग करी? I mean, ऐसे कैसे? मुझे लग रहा है कि आप खूब नॉटी लगते हैं मुझे देखने में, और कुछ कॉलेज में बहुत बंकिंग की हमने। क्या है कि मेरे पिताजी राजी इसलिए हो गए क्योंकि उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपका नामांकन, चाहे आप मतलब टॉपर क्यों ना हो कहीं के, आपका नामांकन तभी होगा जब आप उनके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें। तो हमारे पिताजी ने कहा कि लेकिन वहां तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपका होगा एडमिशन वहां पे? मैंने कहा नहीं होगा तो फिर आपकी बात सही, लेकिन मैं तो जाऊंगा तो इलाहाबाद। तो मैंने जाके वहां पे फिर से तैयारी की, एंट्रेंस एग्जाम दिया, मेरा विश्वविद्यालय के लिस्ट में आ गया। मेरे साथ विनोद साहब, मेरा जो रूममेट था बोर्डिंग स्कूल में, उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा लेकिन तुम्हारे पिताजी पूछेंगे तो उसने कहा तुम बेवकूफ हो, अपने खानदान का पहला आदमी होऊंगा मैं ग्रेजुएट करने वाला। मेरे पिताजी आंख मूंद के मुझे जिस कॉलेज में पढ़ना चाहूंगा पढ़ाएंगे। और विनोद थोड़े धनाढ़ घराने से थे, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम लोग साथ में बीए करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो विनोद का एडमिशन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में और मेरा हो गया। तो मतलब इसकी बात हमने पहले ही कर ली। तो विनोद ने कहा कि इलाहाबाद में सिर्फ यूनिवर्सिटी है क्या, और भी तो हैं डिग्री कॉलेज, हम वहां ले लेते हैं। मैंने कहा ये भी अच्छा है। तो दोस्ती हो तो ऐसी। हाँ, फिर हमने साथ में एक मकान लिया किराए पे, क्योंकि हमने कहा बहुत रह लिया भाई हॉस्टल। हॉस्टल मतलब सारी जिंदगी हॉस्टल में ही तो रहते हैं हम। मैंने कहा बहुत, हमने विनोद ने भी कहा बहुत रह लिया हॉस्टल में, अब हम अपने घर में रहे। तो हमने एक किराए पे मकान लिया। क्योंकि विनोद हमारे जो करीबी मित्र हैं वो धनाढ़ परिवार से थे, तो किराए पे मकान लिया गया और उनके पिताजी ने एक सेवक विनोद जी के लिए भेजा कि ये खाना बनाएगा आप लोगों के लिए और आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। तो हमें तो पहली बार स्वतंत्रता का एहसास हुआ था। हम बोर्डिंग स्कूल से निकले थे और हम फिल्में देखने का बड़ा शौक था हमें। और उन दिनों इलाहाबाद में 22 सिनेमा घर हुआ करते। बाय गॉड, 22 मूवी थिएटर। और हम मतलब महीने की शुरुआत होती थी और महीने के आधे आधे तक सारी फिल्में देख सकते, और हर तरह की फिल्में। मतलब मॉर्निंग शो में अंग्रेजी सिनेमा या डब्ड मलयालम बी ग्रेड स्किन फ्लिक्स या डब्ड रशियन फिल्म्स, वो भी चलती थी सीडी सिनेमा घरों में। और रेगुलर कोई भी फिल्म हम छोड़ते नहीं थे। हमें लगता था कि तो थिएटर पे ए ग्रेड मूवीज भी चलती थी, मतलब एडल्ट साइन वाली। हम तो गुप्त ज्ञान भी जाके देखते थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। Okay. So, वो सिनेमा घर में बैठ के सेल्यूलॉइड पे सिनेमा देखना was our only big indulgence। बल्कि हमारे वहां पहुंचने के 6 महीने बाद अखबार देखते देखते उसमें एक विज्ञापन आया, they were launching, हीरो होंडा was being launched, the new motorbike। तो मैंने देखा, तो मैंने विनोद की तरफ देखा, मैंने कहा भाई
तुम पिताजी से कहो कि एडमिशन हो गया तुम्हारा इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, तो कुछ तो गिफ्ट लेके आओ ताकि हमारा भी, हम गरीबों का भी। उसने कहा ये आइडिया बुरा नहीं है, और उसने जाके अपने पिताजी से ये बात कही वीकेंड पे, और दूसरे हफ्ते वो मोटरसाइकिल आ गई। अब तो हमारे पास बाइक भी थी, वो भी कूल बाइक, तो बस हमें मतलब फिर रिक्शे की परेशानी ही नहीं थी। हम मतलब हेवन। वाह। सो ये बताइए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब आपने ग्रेजुएशन करा और ग्रेजुएशन करके ये सीधे जंप न्यूयॉर्क कैसे हुआ? मतलब पहले एक विनय जी ने सोचा कि मैंने साहित्य में डुबकी मारी है, साहित्य कर रहा हूं, और फिर हम इलाहाबाद गए। तो इलाहाबाद से स्ट्रेट गोइंग टू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फॉर योर MBA. How was that transition? How it just happened? देखिए क्या है ना कि everybody has a right to be young and stupid, and I was a big amount of that in my growing up years. We all still are, I think. मुझे याद है in one of the holidays I had come home, और मेरे पिताजी उस दिन अच्छे मूड में थे। पिताजी के साथ मतलब थोड़ा भय भी था, हम रिस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ एक डर भी, एक भय भी। तो उस दिन अच्छे मूड में थे। शाम को गर्मी की छुट्टियां थी, गर्मी के दिनों में शाम को बाहर बैठे थे, तो उन्होंने बात में पूछा कि भाई अब तो अभी BA करने वाले हैं आप 1 साल में, क्या है आगे आपके क्या मंसूबे हैं, व्हाट आर योर ड्रीम्स, मतलब एक। तो मुझे लगा कि पिताजी शायद सचमुच मुझसे मेरा सपना पूछ रहे हैं। तो मैंने भी बहुत ही विस्तार से अपने पिताजी को बताया, अपने साहित्य प्रेम के बारे में बताया, और मेरा जो सपना था, मैंने कहा कि आई रियली ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ टीचर। मुझे लगता है दैट्स माय ड्रीम जॉब, टू बी अ टीचर। मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, साहित्य का शिक्षक बनना चाहता हूँ, या हिंदी साहित्य पढ़ाऊं या अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाऊं, क्योंकि मैं अंग्रेजी लिटरेचर भी पढ़ रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बट दैट इज व्हाट माय ड्रीम जॉब। So my father went quiet for like 5 minutes. Okay. Then he said कि आपको पता है कि आप किस खानदान से आते हैं? हम कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं है। आपको इतनी मशक्कत, इतनी दिक्कत, इतने खर्चे पानी के साथ आपको अच्छी शिक्षा दी गई, आपकी पढ़ाई करवाई गई, जहां आप पढ़ना चाहते थे आप पढ़ने गए, इसलिए कि आप टीचर बने। आपको पता है टीचर की सैलरी क्या होती है? आप ये जो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना, वो सैलरी में नहीं आएगी। और इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से 10 मिनट मुझे अपनी शिक्षा दी, कि क्योंकि मेरे पिताजी भी टीचर थे। He started his career right after college. He was teacher for 6 months or a year. Before police. Oh, before police, way before police. Before police, he was a school inspector, through education board. And before that, he was a teacher. तो वो मेरे पिताजी था कि जो भी उन दिनों कंपटीशन होता था, जो भी एग्जाम आता था, वो दे देते थे। बेशक। तो जहां तक मतलब उनकी अवेयरनेस थी, उनकी सोच थी, जो भी नजर आता था, गांव में रहते थे, तो जो भी उनके सामने आता था वो दे देते थे। तो टीचर थे, टीचर का जॉब भी उन्होंने जाके ले लिया। मतलब अभी उनका रिजल्ट आने के पहले, BA का रिजल्ट आने के पहले ही वाज ऑलरेडी टीचिंग। तो वो मैथ्स टीचर थे, एंड ही हैड अ डिग्री इन आर्ट्स, बैचलर इन आर्ट्स with mathematics as one of his principal subjects, because he was very good in math. तो खुद टीचर थे, तो मुझे लगा था कि शायद उनको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप इस बारे में फिर से सोचिए कि आपका ये जो मंसूबा है कि मैं टीचर बनूंगा, उसमें रोमांस कितना है और उसमें प्रैक्टिकलिटी कितनी है, ये आप सोचिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि पैसा कमाना सबसे अहम बात है, लेकिन
पैसा कमाने की लियाकत होना, हुनर होना, तमीज होना भी बहुत बड़ी बात है, वो आपकी शिक्षा को दर्शाता है। तो उन्होंने कहा, तो फिर मैं तो पड़ गया भी, तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे डांट दिया, मुझे लगा कि कह रहे हैं कि मतलब अपने ढंग से मना कर रहे हैं। हाँ, अपने ढंग से मना कर रहे हैं कि अभी कमाने का वक्त आया तो कह रहे हो टीचर बनेंगे। तो फिर मेरी दीदी रहती थी न्यूयॉर्क में, मेरे जीजा जी डॉक्टर हैं वहां पे, तो उनका था कि वो मतलब मुझसे बहुत साल बड़ी थी, 10-11 साल बड़ी हैं, अभी भी हैं, और उनका था कि मैं अमेरिका में अकेली रहती हूँ, मैं इसको लेके जाऊंगी, इसकी पढ़ाई वहीं कराते हैं। तो वो मेरे पिताजी को भी कहती रहती, तो मेरे पिताजी ने कहा तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, माया के पास ही चले जाओ, और वहां पे आप। तो फिर मैंने इधर से ही सोचना शुरू किया, वहां जाके मैं करूंगा क्या, जाने का शौक तो है भाई, अमेरिका जाएंगे, हमने लिटरेचर में पढ़ा था, न्यूयॉर्क वाज वन प्लेस वन वांटेड टू बी, और ये न्यूयॉर्क नहीं थी, लेकिन हम क्या करेंगे वहां जा। तो वो अच्छा क्या करते हैं ना, एमबीए कर लेते हैं, आजकल एमबीए करने का बड़ा फैशन है। एमबीए करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, और एक मध्यम वर्गीय परिवार का अदना सा बालक, और उसे क्या चाहिए कि एक अच्छी नौकरी अमेरिका के कंपनी में, तो ये तो मतलब पूरे घर परिवार खानदान के लिए कितनी अच्छी बात। और इस तहत मैं पहुंचा अमेरिका एमबीए पर, और अमेरिका जाके एमबीए करते करते आपने पलटी खाई और गुलाटी मारी, और आप एक प्ले एनालिसिस के चक्कर में बिल्कुल शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द थिएटर लाइन। जी। और आपने कम से कम 5 से 7 साल फिर थिएटर करा। जी, तो it talks so good about your family backup of understanding you and accepting the way you are. You kept changing because मैं सोच रही थी आप एक पुलिस वाले के बेटे हैं, फिर एक आपके नाना भी बेल्ट फोर्सेस में रहे हैं, फिर आपके कोई कलेक्टर है, कोई मजिस्ट्रेट है, तो किसी ने आपको नहीं बोला कि भाई भैया अब तुम पढ़ने लिखने में अच्छे हो, तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, आप कोई इम्तिहान दो, कोई कलेक्टर बनो, कोई कुछ पुलिस में भर्ती हो, ये मतलब ये कहाँ चल पड़े थैला लेके वो आर्टिस्ट बनने टाइप्स। देखिए क्या है ना नुपुर जी, कि आपको भी पता है कि हमारा जो युग था, वो जो सदी थी, उसमें आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट ही कहे जाए। आज भी आर्ट्स की पढ़ाई और इसकी अहमियत मुझे बाहर जाके पता चली। यहाँ पर मतलब आप 60% लेकर आए, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, तो भी अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप नहीं है टॉप नॉच ऑफ योर ओन ग्रुप। और इसका सिर्फ एहसास ही नहीं था, इसकी सहमति भी थी। आई हैड एक्सेप्टेड इट, एंड perhaps that's why I wanted to be a teacher, because I still find it very fascinating, the profession. तो जब मैं अमेरिका पहुंचा और जब मैंने पढ़ाई शुरू की वहां पे, पहले सेमेस्टर के बाद और दूसरे सेमेस्टर के बाद जब मेरे मार्क्स आए, मुझे एक लेटर आया डीन की तरफ से that I was included in the honors club, which is the most prestigious club, and it's not only restricted to people who are studying pre-med or biochem or sciences or anything. And that's when I realized that they think that I'm good at studies, because they say I'm in the honors club. क्योंकि उनके लिए साहित्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां पे पॉलिटिकल साइंस मेजर को बहुत ऐसी दृष्टि से देखा जाता था, इकोनॉमिक्स मेजर को ऐसी दृष्टि से देखा जाता था, और जो लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा है वो तो मतलब ऐसा। तो ये सारी बातें मुझे वहां जाके मतलब एहसास हुई। और 2 सेमेस्टर के बाद तीसरे सेमेस्टर में व्हेन आई हैड ऑल स्ट्रेट ए, ऑलमोस्ट 4.0 GPA, देन आई रियलाइज कि यार, और उसके लिए मुझे अमेरिकी गवर्नमेंट से पैसे मिलने लगे।
मुझे स्टेट ग्रांट मिलता था, मुझे फेडरल ग्रांट मिलता था. एंड अगेन इट्स द पावर ऑफ, उसको कहते हैं ना कि एक वो स्वतंत्रता. बिल्कुल, पावर ऑफ अर्निंग मनी. यस, दैट वाज अ बिग किक. मतलब उसकी शक्ति कुछ और है. और तो आप अंग्रेज दिखने में लगते हैं. You look like अंग्रेज generally. Yeah. You know, I think it's the fixation with white skin. White skin is favored. कि आप सुंदर हैं क्योंकि आप गोरे हैं. आप ये तो है. नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि आप अंग्रेजों जैसे लगने लग गए होंगे वहां जाके. वही. और मतलब इसीलिए मुझे जब कोई कहता है कि आप अंग्रेजों जैसे लगते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल ही, मैं उसको भर्त्सना समझता हूँ कि मतलब I'm brown. Commenting on, I am brown and I'm proud to be brown. I'm proud to be who I am. And Biharis are like this. I'm proud to be 100% Bihari. तो ये मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस खानदान से आते हैं, जिस देश से आते हैं, बिहार मतलब हिंदुस्तान, बिहार, भोजपुर, अगर आप उस तराजू से तौलें तो आई एम द लोएस्ट ऑफ द लो. यू अंडरस्टैंड कि भाई अरे ये भोजपुर गांव देहात का, वो भी बिहार का रहने वाला, जिसकी छवि कुछ और है, और आप वहां जाए तो पता चला कि एक तो इंडियन ऊपर से, और ये डिस्क्रिमिनेशन वहां भी है, बहुत है. अमंग इंडियंस, मैं जिस यूनिवर्सिटी में था उसमें बहुत सारे इंडियंस थे, और जैसे ही उस गैंग को पता चला, मतलब दोस्ती तो हो गई, लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता चला कि मैं बिहार से हूं और भोजपुर से हूं, तो थोड़ा सा ऐसा हुआ मामला. एंड द मोमेंट लाइक अ ईयर लेटर व्हेन आई जॉइन थिएटर, तो उन्होंने तो कन्नी काट लिया मुझसे. I was literally discarded from the Club India gang because they thought, I mean, a couple of them said it also, that you're such a goon. It seems that you come from a rich family. Which person in their right mind would spend money to study theatre after coming to America looking for, higher education? So, I mean, most of them thought that I was either nuts or there was something wrong, or I was such a brash brat. All these things came. और या इसकी कमी, देहात का आदमी है, इसको पहली बार मिल गया, वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, बबूल के पेड़ के नीचे पका हुआ आम मिल गया इसको, और ये खाने के लिए उतावला हुआ जा रहा है. तो ये सारे, I mean, it's a kind of a discrimination also. It's a prejudice, and all these prejudices that one confronted. But fortunately for me, my father, despite being, very strict, but very righteous, and that's why I keep saying he was such a well-read, evolved man, that he never interfered. Never interfered. He would ask कि भाई क्या है ये मतलब ये वहां थिएटर की पढ़ाई कराते हैं, अच्छा उसमें बीए करेंगे, चलिए अच्छा है भाई, आपने तो बदल लिया, उससे क्या नौकरी मिलेगी ये भी बताइए. उनको तो ये जानना चाहते थे कि मेरा बेटा जब नौकरी करने लगेगा तो बेचारे को कितनी तनख्वाह मिले. हाँ, बेशक. और सबसे बड़ी बात होती है ना कि भाई लड़का सेटल हो जाए. बिल्कुल. तो मैंने पिताजी से कहा कि भाई उसकी तो गारंटी है नहीं, कि थिएटर की डिग्री होने के बाद क्या नौकरी मिलेगी उसकी भी गारंटी नहीं है. तो मतलब मुझे याद है मेरे पिताजी कहने की, भाई ये तो बड़ा ही अजीब है, फिर ऐसी डिग्री का क्या फायदा भाई जब कोई गारंटी नहीं है नौकरी. क्योंकि उन दिनों एक अच्छी डिग्री के बाद नौकरी तो मिल जाती थी. बेशक. तो लेकिन इस प्रोसेस में ये भी अंदर से प्रोत्साहन मिला, आप कह सकती हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एनकरेजमेंट मुझे मिला कि अब जबकि मुझे खुद ही कमा के खुद ही को पढ़ाना है, तो अब तो मैं वही पढ़ूंगा जो मुझे पढ़ा. And that, I think that came from, of course, going through all these ordeals. And it was a big decision on my part to
quit business school and join drama school. But like, I did it like that. I didn't have to mull over sleepless nights, for weeks or months or days. I did it like that. Because that was your passion. Yeah, and at that time I believed that was the best thing to do for myself. Yes. It's also time and space. No? That moment for me was the most powerful. And everything else was secondary. Everything else was not as important as that was. मैं अभी सोचती हूँ कि हम जब भी आपको देखते हैं पर्दे पर, तो हमें लगता है आपकी वो शुद्ध हिंदी और वो एक हिंदी का लहजा, एक्चुअली वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है. So I would give credit to the belt of UP, MP and Bihar merging with each other, because मैंने भी वहां से बहुत कुछ सीखा है. तो nobody knew, I personally did not know कि आपने दोनों लिटरेचर, हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर के साथ अपना ग्रेजुएशन करा, जो अपने आप में बहुत ही भयंकर सब्जेक्ट्स हैं. और उसको करने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे चेतावनी दी थी कि नंबर के लिए तरस जाओगे, तुमने ऐसे सब्जेक्ट चुने हैं दोनों, तरस जाओगे नंबर के लिए, तुम्हें फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा, लिख के देता हूं मैं, घिसट के आएगा. एंड ही वाज राइट. He was, I mean, both the literature, yes. You know how difficult it is to score in literature. Literature is difficult, so no regret. आप थिएटर आर्टिस्ट रहे, फिर आप टीवी एक्टर बने, आपने होस्ट करा, आप स्टैंड अप कॉमेडियन थे सबसे पहले अपने टाइम पे, one of the oldest stand up comedians, you know, and then आपने टीवी शो होस्ट करे. तो मुझे आपका अभी भी वो टीवी शो, एक तो आप करते थे रणवीर विनय और कौन, और मुझे जो बहुत पसंद था, मेरे दिल के बहुत करीब था, दैट वाज वो जो घर घर की, हर घर कुछ कहता है. और यकीन जानिए विनय जी, उसमें मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं किया, बट मेरे हिसाब से वो सीरियल आया है 2000, मतलब हो गए उसको 2013 में आया है. तो 3 एपिसोड्स जो मेरे जहन में आज तक हैं. एक साक्षी तन्वर, आपने जयपुर में जाके उनका करा. एक इरफान खान, उदयपुर. एक इरफान खान जी का मुझे अभी भी याद है, पेड़ के नीचे उन्होंने ब्राउन कलर का पैंट पहना है और वो आपको बता रहे हैं. और एक धर्मेंद्र का. इन सब एपिसोड्स ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत छुआ, मतलब जो मेरे जहन में है अभी भी. तो जब आप ये कर रहे थे, हर घर कुछ कहता है, आपने कितना महसूस करा उनके इमोशंस को, या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जब आप ये टीवी सीरियल कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे, कि आप भी बड़े इमोशनल हो गए और किसी एक एपिसोड ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, और जो आपके जहन में अभी भी हो? बहुत ज्यादा. आप मेरे ख्याल से उस शो को करने की वजह भी यही थी. आप समझिए कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूँ, बिल्कुल उन शख्सियत के साथ जो कि ना सिर्फ वहां के सेलिब्रेटेड लोग हैं, लेकिन बहुत खुद अपने आप में इवॉल्व लोग हैं. यस, उनकी खुद की जर्नी जो रही है. मैं मणिपुर गया मैरी कॉम जी के साथ, तो आई कांट टेल यू, वन ऑफ द बेस्ट 2 days आई स्पेंड विद एन एथलीट, चैंपियन. लेकिन जब उनसे मैं मिला और मतलब मैंने उनके बचपन का घर देखा, उनका बैकग्राउंड देखा, उनकी कहानी सुनी, एंड ऑफ कोर्स शी गॉट इमोशनल. मतलब human emotions, and that's why we tell stories. You know, I also realize that, you know, I'm in the profession, in the business of telling stories, because it's the most wonderful thing. It's the only thing. This is the only thing that remains. You and I are going to die one day, sooner or later. सबको मरना है, but what remains is beauty and art and the story. They never gonna go away, and that's what makes life worth. And the emotional connect you have with the stories, the real incidents. अभी हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है, ये एक इवेंट है, लेकिन कल से ये एक कहानी हो जाएगी, ये खुद इवॉल्व होती जाएगी कहानी.
जैसे आपने अभी इरफान साहब की बात की, अब सोचिए कि आज मेरे पास, वो हमारे बहुत जाने माने, मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, विदाउट एनी विदाउट एनी डिबेट, और उनके साथ मैंने ऐसे क्षण बिताए उस शो के तहत, और वी शेयर्ड सो मेनी थिंग्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, इंटीमेट, ऑल दोज थिंग्स, और ये सब लोगों के साथ हुआ, क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी जो है, जो हमारे प्रोफेशन में धीरे 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 लुप्त हो रही, जो कि किसी भी कहानी का सबसे बड़ा स्रोत होता है. The conflict comes from vulnerability, and if there is no vulnerability in an art or in a process in an artist, then फिर तो थोड़ा मतलब बहुत उबाऊ जैसा है. तो नहीं, I mean, आपने कहा कि कौन सा, हर लोगों के साथ, तो spending time with such connect the bond which gets Miti also reflected in the shows that we did. What it did was it raised the emotional connect with the people, because nobody was acting, even though I was the anchor, I wasn't acting because I was actually enjoying and living every moment with every guest of mine, चाहे वो भज्जी के साथ जलंधर हो या सहवाग के साथ उनके गांव पे हो, नजफगढ़ हो, हर जगह जाके, और उस जगह के बारे में, the food, the culture, the people, the language, it's one of the best shows I have done actually, and it has taught me so much. ये बताइए कि when I see you as a comedian, आपने जैसे बोला कि I was hosting a show and I was not acting. To be very frank with you, जब मैं आपको पर्दे पे देखती हूँ, या और लोग मेरे से सहमत होंगे, बहुत लोग इस बात पे, आप रोल को अपने अंदर ऐसे ढाल लेते हैं कि लिटरली नहीं लगता कि आप एनैक्ट कर रहे हैं. आपके रोल्स या तो कुछ ऐसे आप चुनते ही ऐसे हैं which connects with the normal day-to-day life of a person. तो as a comedian आपका ग्राफ ऐसे जाता है, अगर आप हंसा रहे हैं उसी शक्ल से, वही भोला एक्सप्रेशन है जिससे हम हंस भी रहे हैं, और उसी एक्सप्रेशन से आप धर 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 गंगा भी बहा देते. लाइक यू आर वन ऑफ दैट पर्सन हु आई एम सीन कि आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, इन भेजा फ्राई, इन चलो दिल्ली, जिसमें एक आप बने हुए बड़े वो टिपिकल डेलीआइट, मतलब जिसको देख के खिंच मचे कि भैया कहते क्या ये कर रहा है, बैठ क्यों नहीं जा रहा, चिढ़ मचे जिसको देख कर. तो उसके बाद आप हम बात करते हैं आपकी वो बहुत इमोशनल फिल्म जो आपने प्रोड्यूस करी, 10 विधियां. 10 वादियां, इट इज लाइक व्हाट डू यू प्रोनाउंस, 10 विधियां. उसमें इतना रुलाया और खोसला के घोसला में बहुत हंसाया. ये ग्राफ, इट्स नॉट लाइक एवरी कॉमेडी पर्सन डजंट डू दैट. आपके अंदर ये जो ग्राफ आता है, हाउ डू यू एक्ट? लाइक मुझे लगता है आपकी सारी पिक्चरें मैं आपको फॉलो करती हूँ. आफ्टर भेजा फ्राई मुझे नहीं लगता मैंने आपकी कोई पिक्चर होगी जो छोड़िए, मतलब अदरवाइज आई रियली वॉच यू बिकॉज वी बोथ एज फैमिली वी लव वॉचिंग. आपका ह्यूमर इज सटल, ह्यूमर इज नॉट चीप, इट इज गुड, फैमिली ओरिएंटेड, एंड you are doing nothing and we are rolling in laughter. You are just walking on the screen and talking. तो ये बताइए मुझे कि how do you manage that? Like आपकी कोई पिक्चर मुझे लगता है फ्लॉप हुई नहीं, all pictures are hit. So do you pick up your roles accordingly or you want to do such kind of roles only? आपको किसी भी एक में फिट नहीं कर सकती मैं, मतलब आप अपने आप को एज अ विनय किसमें बेस्ट देखते हैं, एज अ कॉमेडियन, एज एन एक्टर, इन सीरियस रोल्स, और एज अ होस्ट? हाउ डू यू सी विनय, किसमें आपको बहुत दिखता है अपना विनय? सबसे पहले तो नुपुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तारीफ कर दी मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से बंगले झांकूं. नहीं बिल्कुल भी मत झांकिए, बिल्कुल ही आपके लिए. लेकिन जो सवाल आपने किया है वो सवाल के कई पहलू हैं. हाँ, सबसे पहला पहलू तो ये है,
हाँ, सबसे पहला पहलू तो ये है मेरे लिए बतौर कलाकार, फनकार, कि मैं, जो मेरा काम है एक कहानी में, एक किरदार का काम है, एक्टर का काम है अपने किरदार को ईमानदारी से निभाना। मैं उसको कॉमेडियन या ड्रामेटिक या उस तरह से देखता ही नहीं। ये जो तमगा है, ये जो लेबल है, ये सब एक्सटीरियर है। ये मैंने खुद को नहीं दिया है कि भाई ये कॉमेडियन है या ये रोमांटिक हीरो है या एक्शन हीरो है, ये मैंने नहीं दिया। तो ये तो जैसे आपने कहा, ये दर्शकों का प्यार है कि उनको लगता है कि भाई ये है, भेजा फ्राई सबसे ज्यादा चली, सबसे ज्यादा हिट हुई क्योंकि सबको पसंद है। दूसरा ये है कि कई बार ऑफ कोर्स मैं जो काम करता हूँ उसको चुन के करता हूँ। कोई भी काम मुझे नहीं लगता मुझ में इतनी प्रतिभा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहानी जो मुझे छूती है, जो मुझे अपील करती है, मुझे लगता है कि इस कहानी को कहने में कुछ बात है, कुछ मजा है, कुछ बहुत मजे से भी ज्यादा कुछ है, तो वो कहानी कहने के लिए मैं हमेशा प्रस्तुत रहता हूँ। दूसरी बात, और ये मैं सारे एक्टरों के तहत कहना चाहूंगा, कि बहुत बार एक्टरों का काम अच्छा होता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, होमवर्क करते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य स्रोत है वो है लेखक। कि एक लेखक ने, एक स्क्रीन प्ले राइटर ने, एक डायलॉग राइटर ने, एक स्टोरी राइटर ने उस स्क्रिप्ट को इतना कमाल बनाया है, और ये मैं मॉडेस्टली नहीं कह रहा हूं, कि एनी डिसेंट एक्टर वुड बी जस्टिफाइड इन डूइंग सो। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर कोई एक ऐसा रोल है कि आपने किसी को देखा, अरे इसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत, मतलब कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, लेकिन आप इमेजिन कीजिए इन डायर सर्कमस्टांसेस, आज से 20 साल बाद, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, अगर भेजा फ्राई फिर से बने, तो वो तो शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसका एक अपना कैरेक्टर है, मिलियू है। तो उस समय भी जो एक्टर करेगा उसको, वो भी उतना ही कमाल करेगा, बिकॉज इट वाज रिटन सो वेल। ट्रू, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि भेजा फ्राई का अगर आप स्रोत देखें तो इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ फ्रेंच फिल्म, और मैंने वो फिल्म भी देखी है, द डिनर गेम, और उसको देखने के बाद आप कहेंगे वो जो एक्टर है यार, वो तो कमाल है, कोई कर ही नहीं सकता है वो उसने जो किया है। तो ये सारे उदाहरण मैं इसलिए भी दे रहा हूं कि कई बार हम राइटर्स को उसका ड्यू नहीं देते। जो मैजिक इवेंचुअली हम देखते हैं सिनेमा में, उसमें दो लोगों का ऐसा योगदान होता है जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है हमारे इंडस्ट्री। पहला राइटर और दूसरा एडिटर, जो अंत में फिल्म को बनाता है टेबल पे। और इन दोनों के काम की अहमियत इतनी ज्यादा है, उसको कमाल होने में और उसको साधारण होने में बहुत ज्यादा योगदान। और पता नहीं क्यों हमारी जो श्रृंखला है, प्रणाली है, जो हायरार्की है, उसमें राइटर तो थोड़े बहुत अब धीरे धीरे लोग राइटर्स की अहमियत जानने लग गए हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। एडिटर्स अभी भी, यू नो, I think editing is a very very fine art. Yes, and, yes, it is. तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको मेरा रोल पसंद आया, मैंने जो काम किया है आपको पसंद आया, उसके लिए क्रेडिट राइटर को भी जाओ। Thank you so much. But I also want to tell you that a big portion of contribution to such roles are also the writer and the editor. I think that's being very, very modest of you and very true. Not many actors say that, and I totally believe in it. So, भेजा फ्राई का जो आपका फर्स्ट भेजा फ्राई थी, मैं अभी भी नहीं भूलती हूँ कि पप्पू कांड डांस वाला, चाहे आपने पिक्चर में एक्ट करा है बहुत अच्छा, पर यस पप्पू कांड डांस वाला, बट भारत भूषण भेजा फ्राई कैन सिंग साला। सो लाइक वो जब बस में बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कभी शॉट इधर से ठीक कर रहे हैं, कभी इधर से कर रहे हैं, आई मीन दैट सीन। देन भेजा फ्राई 2 का मुझे अभी भी लगता है वो 40 करोड़ का उठा के खा गए और कहते हैं ये तो मैंने टैक्स निकाल दिया, और वो आदमी खड़ा होके देख रहा है कि भैया ये कर क्या रहा है। या
आपने गुप्त ज्ञान पिक्चरें देखी हैं अपनी जवानी में, तो आपका गुप्त ज्ञान जैसा कोई सीन नहीं देखा एक्सेप्ट इन ऊट पटांग, अदरवाइज यू आर डूइंग वेरी वेरी क्लीन रोल्स. सो टेलीविजन पे किया है मैंने. हाँ जी, टेलीविजन पे हुआ है मेरा स्क्रीन के. अच्छा, हाँ, एक उसमें हुआ, डेलिबरेटली हुआ उसमें? नहीं, वो सीन में था. मैंने एक सीरीज की थी मार्गरीता, राजेश्वरी सचदेव उसमें था, उन्होंने मार्गरीता का रोल किया था. सीरीज में हमारी शादी होती है क्रिश्चियन तरीके से, और अच्छा, उसमें दैट वेडिंग किस. जी. तो एंड जब मैंने मतलब लाइक 10 विदाइयां आपकी सुनी, आई रियली डिड नॉट नो इट्स अ रशियन वर्ड टिल आई वाज इन वन ऑफ द लिटरेरी फेस्टिवल इन रशिया. सो जब वहां किसी ने बोला होगा ये 10 विदाइयां, दैट वाज द टाइम आई वाज थिंकिंग कि या तो उसको हिंदी आती है या ये पिक्चर मतलब ये तो भाषण सुनी हुई है. नो, आई एम नॉट जोकिंग, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ हुआ है वहां पे. एंड आई वाज वंडरिंग, तो मैं उसको ना बहुत फटी हुई आंखों से देख रही थी. तो मुझे जो उसके बगल में था उससे बोला, ही मींस द फाइनल गुड बाय टिल वी सी नेक्स्ट, यू नो, अंटिल वी मीट नेक्स्ट एंड ऑल. 10 विदाइयां आपने एक्ट करते करते एक प्रोडक्शन में घुसे. व्हाट वाज दैट टच्ड यू इन 10 विदाइयां कि आपकी जो मेरी मम्मा जो आपने गाना गाया है बहुत खूबसूरत, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? As I said, it's very close to my heart. Also, something that I would do it again, you know, without a heartbeat. Kyunki also it was the first film that I produced, and I made that film. It's like a dream come true with all my friends. उसमें जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर शशांक शाह, राइटर अरशद सैयद, और इसके बाद जो एडिटर हैं वो भी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं. जो डीओपी हैं अरुण, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं. एडिटर असीम सिन्हा. इसके बाद जितने एक्टर्स हैं उस फिल्म में, आप जितने एक्टर्स को देखेंगी जिस किसी भी रोल में, वो सब मेरे पहले के दोस्त हैं. तो जब मैंने ये अरशद की स्क्रिप्ट वो लेकर आए थे अरशद, और Arshad was is a very sensitive guy, और उनके साथ मैंने बहुत काम किया. टेलीविजन के जमाने में भी हम एक शो करते थे, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो स्टार पे, जिसके मेन राइटर अरशद सैयद हुआ करते, और इतना ज़हीन सीरियस राइटर, लेकिन उनकी कॉमेडी की पकड़ कमाल है, बहुत ही कमाल. अगर आप उनको रियल लाइफ में देखें तो आप कभी भी ये एहसास नहीं होगा, ये अनुमान नहीं लगा सकती कि ये इतनी अच्छी कॉमिक स्क्रिप्ट लिख सकता है यार. तो ये जो ट्रैजिक कॉमिक स्क्रिप्ट है, इनकी पहली स्क्रिप्ट थी. बहुत कुछ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी उन्होंने लिखा था, और उन्होंने जब पहली बार सुनाया तो हम सबको बहुत, मतलब मुझे भी, शशांक को भी जी, और शशांक और मैंने नई एक कंपनी शुरू की थी जिसमें हम कुछ टीवी शोज बनाते थे. ये फिर फिल्म का हुआ. फिर हमारी एक और दोस्त गुनीत मोंगा, वो भी उसके साथ जुड़ गई. मैंने कहा लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? कहती मैं अरेंज करती हूँ को प्रोड्यूसर. वो को प्रोड्यूसर भी लेकर आई. फिर मैं कह तो रहा हूँ कि सारा जो है उस फिल्म का, मतलब मार्केटिंग को शायद छोड़ के, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारे दोस्तों ने किया साथ में मिलकर. अच्छा, ये बताए विनय जी कि हर घर कुछ कहता है. आपने जो सीरियल किया बहुत अच्छा, मेरे दिल के बड़ी करीब है. तो विनय जी का घर क्या कहता है? लॉकडाउन में आपकी एक कविता बहुत ही खूबसूरत, लॉकडाउन तुझे समझा टॉर्चर, तू तो निकला टीचर रे. जरूरतें तो सारी कंट्रोल में है, बस ख्वाहिशें का बेहिसाब मीटर रे, भागे मीटर रे. ये इतनी अच्छी कविता, और यकीन जानिए दैट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने ये कविता बहुत लोगों से शेयर करी. तो ये कैसे आपने लिखी, इसकी चंद पंक्तियां? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कविता का ज्यादातर श्रेय जाता है
हमारे मित्र रोहित खन्ना को, जो क्विंट के जिन्होंने director लिखा हैं। इसको? नहीं लिखा, एक दूसरे राइटर हैं, उन्होंने लिखा और रोहित ने मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि तू इसको रिसाइट कर दे अपने फोन पे और हम इसका कुछ बना के डालेंगे। तो जो राइटर हैं उन्होंने मुझे कविता भेजी, जो कवि हैं, और फिर उनकी टीम ने उसको क्रिएटिवली जो बनाया, तो वहां भी मैं सिर्फ एक्टर ही हूँ, जस्ट फेस, लेकिन सुंदर कविता है, ये मैं मानूंगा। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही देखिए, कविता को लिखा डेफिनेटली क्रेडिट उनको जाता है, पर कविता किस हिसाब से बोली जा रही है, वो नोटेशन, वो कहाँ पे स्ट्रेस, वो भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाहिए, और वो यकीनन एक्टर को जाता है। मैं तो यही बोलूंगी आपको। और ये बताइए कि आप हमेशा से एक स्टोरी टेलर रहे हैं, मतलब आपका एक कैरेक्टर जो भी आप करते हैं अपने आप में भी एक कहानी छोड़ता जाता है। आपको शेर व शायरी का शौक है और आप लिखते भी हैं। Which books would you like to recommend? Maybe 1-2 of your favorite books. देखिए, स्कूल से ही मुझे कविताओं का बहुत शौक हो गया था, और उसका श्रेय मैं देना चाहूंगा मेरे हिंदी के जो शिक्षक हैं, श्री बुद्धिराम मिश्रा जी, जिनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। सही उच्चारण बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है बेटा, ऐसा कहते थे। तो कविता को पढ़ना, उसको समझना, कविता के मर्म को जानना, कविता में भी एक कहानी छिपी हुई है, इसको समझना, तो ये जो फैसिनेशन मेरा शुरू हुआ कविताओं से, वो स्कूल के जमाने से शुरू हुआ। किताबें पैसे जमा करके या तो खरीद लेता था या मांग लेता था या लाइब्रेरी से, फिर उपन्यास पढ़ने का शौक हुआ, फिर शॉर्ट स्टोरी, उपन्यास, नाटक, क्योंकि हमारे कोर्स में भी था नाटक बीए में, तो मैंने फिक्शन रीडिंग हैड बिकम अ पार्ट ऑफ माय ग्रोइंग अप। मैं बहुत किताबें पढ़ता था, और इसके बाद फिर अंग्रेजी किताबों में शुरुआत हुई मेरी डिटेक्टिव नॉवल से। मेरा एक दोस्त था, ही गॉट मी ऑन टू, उसके पहले घर पे तो क्लासिक्स ही थे। मेरे पिताजी के पास H.G. वेल्स की द कंप्लीट वर्क्स ऑफ H.G. वेल्स, तो वो धीरे धीरे करके सारा मैं पढ़ गया। ओके, the complete these are works old of classics. Old classics. So the complete works of William Somerset Maugham, वो मेरे घर की लाइब्रेरी में था, वो मैं धीरे धीरे करके पढ़ गया। कंप्लीट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ओ हेनरी, मतलब ये जितने क्लासिक राइटर थे और जो मेरे पिताजी की पसंद के थे, वो धीरे धीरे मेरी पसंद के हो गए। और इसके बाद मैंने अपनी पसंद ईजाद की। तो मुझे पढ़ने का शौक हमेशा से रहा है, अभी भी है। मुझे याद है एक बार स्कूल में इस्मत चुगताई की बात चल रही थी, और हमारे टीचर ने क्लास में कहा, उनके बारे में उनका परिचय दिया, लेकिन कहा कि मंटो और इस्मत चुगताई आप लोगों को पढ़ने की चीज नहीं है, अभी आप बहुत छोटे हैं, ये स्कूल में पढ़ने की चीज नहीं है। बस उन्होंने कहा और हम लाइब्रेरी पहुंच गए दूसरे दिन। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ सकते भाई, जरा पढ़ के देखे, हम भी पढ़ के दिखाएंगे। तो हाँ, पढ़ के दिखाएंगे। तो हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन और अभी भी है शौक पढ़ने का। तो जैसा कि मैंने कहा, जब मैं हिंदुस्तान से अमेरिका पहली बार जा रहा था, तो मुझे नहीं ख्याल था कि मैं वापस भी आऊंगा, क्योंकि मैं जा रहा था इमिग्रेंट वीजा। तो वहां जाते ही मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया और मैं वहां का नागरिक, सिटीजन हूं, हाँ, मतलब बन गया था। तो लेकिन जब जाने से पहले जो आप सूटकेस बांधते हैं, उसमें कुछ किताबें मैं लेके जाना चाहता था, जो किताबें मेरी प्रिय थी। तो उसमें अज्ञेय की बात हुई, तो उन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं, कितनी नावों में कितनी बार, उनका एक कविता संकलन है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो किताब। फिर प्रेमचंद की सोजे वतन, वो पतली सी किताब है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, वो किताब। शेखर एक जीवनी, अज्ञेय की अगेन नॉवल,
धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता और ठेले पर हिमालय, ये सब मेरे पर्सनल कलेक्शन में मैं लेके गया था कि चाहे कुछ भी पढूं, ये किताबें तो मेरी अपनी है, इसकी इनका साथ में कभी नहीं छोड़ू। तो अभी भी जब मर्जी होती है मैं कुछ किताबें खरीद लेता हूँ। आप कोई एक किताब बता सकते हैं जो जिसने कोई इम्पैक्ट आप पे छोड़ा हो व्हाइल ग्रोइंग अप और मे बी नाउ? कोई एक किताब हमारे जहन में रहे? सोज़े वतन, सोज़े वतन, प्रेमचंद की। किसके बारे में ये? सोज़े वतन एक्चुअली अगर आप पढ़ेंगी ना तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, प्रेमचंद जी अधिकतर वही करते हैं। हाँ, और हर कहानी का जो प्रारूप है वो प्रारूप लव स्टोरी है, ठीक है ना? लेकिन वो पढ़ते 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 जब कहानी खत्म होती है तो आपके अंदर एक वो जो प्रेम है, देश प्रेम, उनकी हर कहानी में उन्होंने देश प्रेम इस तरह से मतलब साना है उसको। I'm getting goosebumps just thinking about Soze Watan. It's one of the best literary work I have read, and it's so beautiful and so simple and so touching and so connecting. मैं अभी भी पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ही उत्साहित हो जाता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। मैंने जितना आपको फॉलो किया है, I have seen, अभी देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं, उसी से मैं जोड़ रही हूँ ये बात। आप अधिकतर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में मैंने आपको पढ़ते हुए नहीं देखा, यू नो, जनरली। सो अगर मैं आपका काम देख रही हूँ पीछे से, जितना मैं जानती हूँ, पॉलिटिकली अगर हमने कोई फिल्म करी है जो एक देशभक्ति को भी रिप्रेजेंट कर रही है, दैट वाज आपकी अभी रिसेंटली ताशकंद फाइल्स। जी। How was your experience when you were doing it about Lal Bahadur Shastri ji? Tashkent Files. Tashkent Files was a very well written script. अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको ये एहसास होगा कि the film was a debate more than deciding what is wrong and what is right and who did what and who did not. क्योंकि उसमें दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को एक डिबेट लाके एक मंच पे और एक स्क्रीन पे डायलॉग में उसको बहुत अच्छी तरह वीव किया है। हाँ, अच्छा वीव किया उन्होंने। तो ताशकंद फाइल करने का मेरी सबसे बड़ी वजह थी कि इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन डिबेट। I didn't necessarily have to take a stand in order to tell a story. You understand? कि अगर एक अच्छा विवाद है, एक अच्छा डिबेट है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप where you bend। और जो आपने कहा कि मैं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में से दूर रहता हूँ, मैं किसी भी कंट्रोवर्सीज में से दूर रहता हूँ, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, सोशल हो, फाइनेंशियल हो। मुझे ऐसे लगता है कि यू आर पर्सन जो बोलता है कि भैया जिंदगी की फिलॉसफीज मत दो, जिंदगी जी लो। करेक्ट, सबका एक अपना हिस्सा है, स्टॉप गिविंग लेक्चर्स। हाँ, और आपको अपने तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए। आपके जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए, क्योंकि आप you know, if you're a human being, of course you would have, you know, a stand of who you are, where you are, you know, your relationship to your neighbors, your relationship to your society, your relationship to your time and space. It's very important, you know, to spell it to yourself who you are. That is more important. आज गपशप लग रही है, बातचीत हो रही है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है विनय जी, ट्रस्ट मी। मेरे लिए बहुत आभारी हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि आप लोगों को इतना पर्दे पे देखा है, आपके रोल्स को इतना समझा है और आपको थ्रू रोल समझा है। देखिए, जैसे आपने बोला ये कविता मैंने नहीं लिखी लॉकडाउन की, बट मैं इतना यकीन से कह सकती हूँ अगर इस कविता से आप सहमत नहीं होते तो आप कभी रिसाइट नहीं करते। नहीं करता, सही बात, बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी पर्सनालिटी आपके कार्य से तो झलकती है पूरी, और झलकनी चाहिए भी ना। हाँ, वो मतलब to know more about you from other side of life, which is so beautiful.
आई मीन भोजपुर से आप हैं और मैंने वो एरिया बहुत घूमा है, देखा हुआ है। तो ये भोजपुरी रवि, मेरे हस्बैंड कर्नल रवि भी काफी बोल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जौनपुर में पढ़ाई करी है, तो अरे क्या बात। वहां से बोल लेते हैं। तो वो जौनपुर के टीडी कॉलेज से। तो आप भोजपुरी बोलते हैं, कभी आपने सोचा कि भोजपुरी फिल्में करेंगे? जी, अव्वल तो ये कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हिंदी और अंग्रेजी जो दो और भाषाएं हैं जो मैं बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी भोजपुरी इन दोनों से ज्यादा सशक्त है मेरे अंदर। बेशक, बेशक। जी, जी। तो घर में यू यूज भोजपुरी विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिस्टर्स? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल। तो अभी आप अपने परिवार में भोजपुरी, आपकी 2 अच्छी बेटियां हैं, I mean, you are a adopted father, so I always feel father with daughters around are the awesome fathers. तो आप भोजपुरी उनके साथ बोलते हैं और they have not picked up that language? उनको सिखाने की कोशिश करता हूं मैं, और चूंकि दोनों मुंबई की पैदाइश हैं, तो वो मुझे मराठी सिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। चलिए, वो भोजपुरी परिवेश में पली बड़ी नहीं है, वो समझती हैं क्योंकि मेरी माँ से बात करती हैं, अपनी नानी से बात करती हैं, लेकिन बोलने में वो उतना प्रभाव उनका नहीं है। भोजपुरी बोलने में इतनी फ्लुएंसी नहीं है। तो भोजपुरी में कुछ सुनाएंगे हमें? कुछ भी बोल दीजिए, 1-2 डायलॉग। ठीक है। यायावर ग्रुप के हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते नहीं कि यायावर जब से बनल बा दिसंबर 2019 से, जब कोविड के जन्म भई रहे, तो हम चाहते हैं कि कोविड तुरंत मर जाओ और यायावर जी जाओ। This is so beautiful. I understand fully, पर मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। मैं पंजाबी बोल दूंगी। बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया जी, सी अपना समय कट के थे आए, साडे नाल गल बातां कीतियां। बहुत मजा आया विनय जी, बहुत बहुत मजा। एंड तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप ऐसे ही अच्छा काम करते जाए और आपकी फिल्में ऐसे ही हम सबको इंस्पायर करते जाए। आपकी जो रीसेंट फिल्म है ये चिंटू का बर्थडे, सो व्हाट वाज दिस फिल्म जो लॉकडाउन में रिलीज हुई? आपने कोई शूटिंग भी तब इसकी कंप्लीट करी कि इट वाज ऑलरेडी डन बिफोर द लॉकडाउन? नहीं, शूटिंग हो चुकी थी। ये फिल्म 2 साल से कंप्लीट थी और रिलीज होने की तैयारी में थी। और सौभाग्य से मैं कहूँगा कि लॉकडाउन में OTT प्लेटफॉर्म पे इसे अवसर मिला रिलीज होने का, और बहुत सारे लोगों ने देखा, इतना प्यार मिला इस फिल्म को। मैं इस फिल्म के राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और जितने बाकी के कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं, DOP हैं, उन सबको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन सब ने बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही शिद्दत से इस फिल्म में अपना योगदान दिया है, काम किया है। और इस फिल्म को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि सबके काम में कितनी मोहब्बत और ईमानदारी झलकती है। जो आजकल का यूथ है विनय जी, उनको ये लगता है कि बस सब कुछ प्लेटर पे मिल गया है। They don't know, you know, what is behind it. ये मैं एक बात कहना चाहूंगा नुपुर जी वहां पे। हाँ जी। They're born with a smarter gene pool compared to us. I sincerely believe it. They're way more evolved than we were in that age. I totally agree. ये जो बात आपने कही ना कि एक ऐसा जो दिग्भ्रमित जो युवा वर्ग है, वो हर पीढ़ी में वैसा दिग्भ्रमित युवा वर्ग आपको नजर आएगा। पर मैं ये बात समझती हूँ कि जब हम यूथ थे तब हम भी ये सुनते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे वो बोलते थे जी भाई तुम्हें अक्ल नहीं है, हमें बहुत थी। फिर हम ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते ही आ रहे हैं। बट yes, I totally agree that today's youth is more evolved and more going. चलिए, thank you so much विनय जी once again. Thank you. नमस्कार. Bye, Nupur ji. Thank you.